हाँ जी बच्चों, आज हम जो पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं वो है ग्रेजुएशन लेवल का। और ग्रेजुएशन लेवल के अंदर भी हम जो पार्ट स्टार्ट करेंगे वो पहले ये करेंगे। बोलो कौन सा वाला? ऑडिटिंग, मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव। तो पहले तो मैं आपको इतना बता दूं कि जो अपने आरपीएससी है, कुछ स्टूडेंट्स नए हैं तो उनको थोड़ा सा इसके बारे में ओवरव्यू बता रहा हूँ मैं। कि जो अपने आरपीएससी है उसमें जो स्कूल लेक्चरर है उसमें कॉमर्स का पेपर होता है, वो पेपर नंबर सेकंड होता है। कॉमर्स का पेपर कौन सा पेपर होता है? पेपर नंबर सेकंड। पेपर नंबर सेकंड जो होता है उसमें जो सब्जेक्ट आते हैं उसमें एक तो आता है अकाउंटिंग। क्या आता है? अकाउंटिंग। एक आता है बिजनेस मेथड। एक आता है इकोनॉमिक्स। एक आता है ऑडिटिंग। एक आता है कॉस्ट अकाउंटिंग, हल्का फुल्का सा एफएम और स्टेट्स और साइको, मनोविज्ञान। तो स्टूडेंट्स जो एग्जाम में आपके पेपर आता है ना, वो ऐसे नहीं आता कि ये अकाउंटिंग वाला एक साथ आ गए सवाल, फिर ये मैनेजमेंट वाले सवाल एक साथ आ गए, फिर ये इकोनॉमिक्स वाले एक साथ आ गए। ऐसे नहीं आते, मिक्सअप आते हैं। इन्होंने जो सिलेबस को बांटा है वो तीन पार्ट में बांटा है। और वो तीन पार्ट कौन कौन से हैं? एक तो है कौन सा वाला? सीनियर सेकेंडरी लेवल, जिसे आप बोलते हो कि ये 11th-12th लेवल है। देन फिर अगला कौन सा है बच्चों? ग्रेजुएशन लेवल। और एक अगला है जिसका नाम क्या है? पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल। ठीक है। और फिर बाद में तो साइकोलॉजी ही। तो एक्चुअली में कई बार बच्चे एग्जाम में ये देख करके कंफ्यूज हो जाते हैं कि अकाउंट शुरू हुआ, फिर बीच में इकोनॉमिक्स आ गया, फिर बिजनेस मेथड आ गया, फिर वापस से अकाउंट्स आ गया, फिर बाद में बिजनेस मेथड आ गया। मतलब शफल होते रहते हैं क्वेश्चन। जबकि एक एग्जाम होता है जूनियर अकाउंटेंट का, उसमें फिक्स है कि अकाउंट्स अकाउंट्स के एक साथ आ गए, इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स के एक साथ आ गए। वो यहाँ पर नहीं। तो आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो कौन सा वाला पार्ट है? ग्रेजुएशन। और ग्रेजुएशन में भी मैं पहले थ्योरेटिकल वाला पार्ट स्टार्ट कर रहा हूं, जिसमें से एक सवाल कम से कम, क्या बोला मैंने, और ज्यादा से ज्यादा दो सवाल, कम से कम की तरफ और ज्यादा से ज्यादा। तो सर ऐसा हो सकता है क्या एक भी ना आए? तो नहीं, ऐसा आज तक तो हुआ नहीं है। एक गिरता पड़ता तो दे देते थे, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होगा कि 5-6 सवाल आ गए हों, 7-8 सवाल आ गए हो। ऐसा नहीं होगा। आज जो मैं पार्ट स्टार्ट करने वाला हूं उसका नाम क्या है बच्चों? ऑडिटिंग। और क्या लिख रखा है? मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव। इसके अंदर आप लोगों को मैं एक और चीज बता दूं कि आप जब 2022 से पहले के पेपर करोगे, इससे पहले के, से पहले के पेपर 20 के, 18 के, इनके 16 के, 13 के, 11 के, तो उनमें क्या है, ये ऑडिटिंग का सिलेबस थोड़ा ब्रॉड था, ज्यादा था। उसके अंदर आप लोगों के इस ऑडिटिंग के सिलेबस में टाइप्स ऑफ ऑडिटिंग भी लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था?
टाइप्स ऑफ ऑडिटिंग, अंकेक्षण के प्रकार भी लिखा हुआ था। इसके अलावा पूरा का पूरा कंपनी ऑडिट भी था। पूरा का पूरा क्या था? इसके अलावा पूरा का पूरा सेक्रेटरियल ऑडिट भी था। तो मुझे बताइए ऑडिटिंग में पहले कितने चैप्टर शामिल थे? 3। ऑडिटिंग था, कंपनी ऑडिट था, जिसके अंदर आपको ऐसे सवाल देखने को मिलेंगे, कंपनी ऑडिटर की नियुक्ति कौन करता है, पहले की नियुक्ति कौन करता है, पहले के बाद की नियुक्ति कौन करता है, ऑडिटर की योग्यताएं क्या है, अयोग्यताएं क्या है, ऑडिटर कौन कौन से काम कर सकता है, ऑडिटर कौन कौन से काम नहीं कर सकता, और कुछ सेक्शन दे रखे हैं 227, 226, 228। ऐसे सवाल आपको पास्ट एग्जाम में देखने को मिलेंगे, लेकिन अभी आपको उनके बारे में तैयारी नहीं करनी। इवन जो विभिन्न गाइड वगैरह है उनमें भी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम और बाकी के क्वेश्चंस दे रखे होंगे ऑडिटिंग के। आपको ऐसा लग सकता है कि सर हमने पूरा ऑडिटिंग निपटा दिया और ये सवाल तो अब हमसे हो ही नहीं रहे, ये क्या चक्कर है, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली, और ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, ये क्या चक्कर है। तो बच्चों पहले वो सिलेबस में था, और 2022 का जो सिलेबस रिवाइज हुआ है उसमें कंपनी ऑडिटिंग को और सेक्रेटरियल ऑडिट को, इन सबको पूरी तरह से हटा दिया गया। अभी आपके जो ऑडिटिंग में शामिल किए गए हैं वो केवल क्या शामिल किए गए हैं, ऑडिटिंग क्या है, उसका अर्थ क्या है और उसका उद्देश्य क्या है। फिर भी हल्का फुल्का हम ऑडिटिंग के कुछ प्रकारों के बारे में देख लेंगे, हल्का फुल्का, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि जितना कहा है हमें उसको ही क्या करना है, फॉलो करना है, क्योंकि बहुत सोच समझ कर ही वो चीजें क्या की गई होगी, हटाई गई होगी। ठीक है, तो जब भी आप सिलेबस का चयन करें तो नया सिलेबस लेकर ही स्टडी करें। यदि आपके हाथ में पुराना सिलेबस या पुरानी गाइड या पुरानी किताब जो कि 2022 से पहले की है, तो आप कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे कि ये टॉपिक तो पहले होता था, अब क्यों नहीं करवाया। जैसे एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट भी आपके था, वो अब हट गया, वो अब नहीं पढ़ाया जाता। बिल ऑफ एक्सचेंज की अकाउंटिंग पहले कोर्स में थी, अब वो नहीं पढ़ाई जाती। तो थोड़ा सा स्टडी करने से पहले नया सिलेबस आप जरूर जरूर देख लें। स्टूडेंट्स अब आप हेडिंग लगा लो, नेक्स्ट। लिखो ऑडिटिंग मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव। ऑडिटिंग मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव। अंकेक्षण का अर्थ एवं उद्देश्य। लगा लिया? अब ये बताओ ऑडिटिंग की परिभाषा क्या है, ऑडिटिंग की डेफिनेशन क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय ऑडिटिंग? अंकेक्षण का अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है, मतलब क्या है? अभी प्रेमराज, जो गलत सलाह आती है बोलो, ताकि उसको सुधारा जा सके। बताओ। क्यों करते हैं फिर ये? कौन करता है? तो काम करता हूँ। कंपनियां क्यों बुलाती ऑडिटर को?
तो बच्चों कंपनियां खर्चा क्यों करेगी, सीएम क्यों बुलाएगी? देखो, अंकेक्षण का जो नॉर्मल मीनिंग होता है वो होता है हिसाब किताब की जांच करना। क्या वर्ड बोला मैंने? भाई होता क्या है कि एक ऑर्गेनाइजेशन व्यापार कर रही है। क्या कर रही है? ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है? बिजनेस, व्यापार कर रही है। अब आप उसको उधार गुड्स बेचना चाहते हो या कोई बैंक उसे उधार पैसे देना चाहता है। वापस से बोल रहा हूं, एक ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस कर रही है, बैंक उसे क्या देना चाहता है? लोन। अन्य व्यापारी उसे क्या देना चाहता है? उधार माल। एक आदमी है वो उसमें नौकरी करना चाहता है। सरकार ये देखना चाहती है कि जो इसने प्रॉफिट डिक्लेयर किया है वो सही है या नहीं, तो एक इंडिपेंडेंट आदमी की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? भाई कैसे विश्वास करे कि कंपनी ने जो P&L और बैलेंस शीट पब्लिकली डिस्क्लोज किए हैं ये सही है या गलत? भाई एक बच्चे ने पढ़ाई की तो ईयर एंड पर उसका क्या होता है? ऑटोमेटिकली उसे अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया जाता है या एग्जाम होता है? और एग्जाम में क्या होती है? चेकिंग। अच्छा, बोर्ड के एग्जाम में चेकिंग आपका पढ़ाया हुआ टीचर करता है या कोई और आदमी करता है? क्यों? उस टीचर में खराबी आ गई जो आपको पढ़ा रहा, उस टीचर में कांटे उग गए। हमारा रिजल्ट यानी वो बायस्ड होगा। क्या होगा? बायस्ड। वो कभी भी उसमें गलतियां नहीं ढूंढेगा। आप देखो इंटरनल जब बोर्ड में नंबर जाते हैं तो फटीचर के भी नंबर क्या जाते हैं? सॉलिड, पूरे में से पूरे फटीचर के। मतलब जितने नंबर उसके एक्सटर्नल में नहीं आते हैं उससे ज्यादा वो 20 में से दे देता है स्कूल का टीचर इंटरनल के। तो ऑडिटिंग भी यही है कि कैसे विश्वास करें कि ऑर्गेनाइजेशन ने जो P&L में प्रॉफिट डिक्लेयर किया है, ऑर्गेनाइजेशन ने जो बैलेंस शीट में असेट बताई है, जो लाइबिलिटी बताई है, ये बायस्ड नहीं, फर्जी बता दी हो तो। क्योंकि उन फर्जी डेटा के बेसिस पर बैंक ऑर्गेनाइजेशन को क्या देने वाला है? लोन। क्रेडिटर क्या देने वाला है? उधार माल। आदमी क्या करने वाला है? नौकरी ज्वाइन। और सरकार क्या सोच बैठी है? ये समय पर राइट टैक्स जमा करा रहा होगा। तो सच्चाई कैसे पता चले? तो जहां अकाउंटिंग का काम खत्म हो जाता है वह ऑडिटिंग का काम शुरू हो जाता है। क्या खत्म हो जाता है? क्या शुरू हो जाता है? हमारा काम, चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम P&L और बैलेंस शीट बनाना नहीं है। पहली बात तो ये समझ लो। ये बनाना किसका काम है? ये बनाना अकाउंटेंट का काम। किसका काम है? जो कि बीकॉम धारक है, उनका काम क्या बनाना है? P&L और बैलेंस शीट। फिर हमारा काम क्या है? चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम क्या है? इन बनाए हुए P&L और बैलेंस शीट को चेक करना। कसर चेक कैसे करते हैं? तो वो साक्ष्य और सबूतों के आधार पर सबसे पहले प्राइमरी बुक्स चेक करते हैं। वापस से बोलो क्या? जैसे वो देख रहे हैं बिजली का बिल 3 लाख रुपए पूरे साल में, तो कहेंगे ये 3 लाख कैसे आए? तो ये 12 महीने का आया, 15 20 का, ये 15 ही क्यों है? ये यहाँ पर 13 क्यों नहीं है? ये 16 क्यों नहीं है? तो ये देखो ये जी बिजली का बिल, अच्छा ये है, कैश जमा हुआ क्या, अच्छा है ये। तो साक्ष्य के आधार पर वो एक एक लेन देन की क्या करता है? जांच। और फिर इन लेन देनों से तैयार P&L और बैलेंस शीट को चेक करने के बाद वह अपनी राय रखता है। क्या रखता है? राय, कि यह सही एवं उचित, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्रू एंड फेयर है या नहीं। इसे ऑडिटिंग कहते हैं। ऑडिटिंग की परिभाषा सुनो। ऑडिटिंग की परिभाषा है
यह एक आलोचनात्मक जांच है। कौन सी जांच है? क्रिटिकल चेकिंग है, जिसमें साक्ष्यों और सबूतों के आधार पर प्राथमिक पुस्तकों में दर्ज लेन देनों को जांचा जाता है और इनसे तैयार किए गए वित्तीय विवरणों के संबंध में सही एवं उचित होने की राय दी जाती है। यानी ऑडिटर का काम है राय देना। राय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कि हम गंगापुत्र भीष्म ये कहते हैं कि इसमें जो प्रॉफिट शो हो रहा है, बैलेंस शीट में जो असेट और लायबिलिटी शो हो रही है, वो ये है या नहीं है। बताओ कौन सी चीज? ऑडिटिंग का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन रिगार्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वित्तीय विवरणों के ट्रू एंड फेयर होने के संबंध में क्या प्रकट करना? राय प्रकट करना। तो कोई आपसे बोले ऑडिटिंग क्या है, तो आप बोलोगे ऑडिटिंग एक आलोचनात्मक जांच है। ऑडिटिंग क्या है? जिसमें क्या किया जाता है? साक्ष्य और सबूतों के आधार पर एक स्वतंत्र व्यक्ति, एक पेशेवर व्यक्ति, एक विशेषज्ञ व्यक्ति, पहली चीज क्या, दूसरा क्या, तीसरा क्या। जैसे फॉर एग्जांपल जैनित की ऑडिट करनी, जैनित इंस्टीट्यूट, तो ये मुझे नहीं बुला सकते क्योंकि मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, तो मैं तो बायस होकर काम करूंगा। ये कहेंगे यार दीपक सर को ही बुला लो, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो ये तो बढ़िया ऑडिट कर देंगे, घर के आदमी। तो फिर मैं यहाँ की सत्य और निष्पक्ष ऑडिट कैसे कर पाऊंगा? तो ध्यान रखना, इसमें आदमी कैसा होना चाहिए? स्वतंत्र। कैसा होना चाहिए? दूसरा क्या होना चाहिए? पेशेवर और विशेषज्ञ। जैसे आपने कहा चलो दीपक सर तो स्वतंत्र नहीं है, ऐसा कर रोड पे कोई जो चल रहा है उसको खींच के लाएंगे, तो क्या वो स्वतंत्र है? लेकिन क्या वो पेशेवर है? उसे ये भी होना चाहिए, उसे कॉमर्स का नॉलेज भी होना चाहिए। उसके द्वारा लेखा पुस्तकों में दर्ज जो भी ट्रांजैक्शंस है, उनकी साक्ष्य और सबूतों के आधार पर क्या की जाती है? जांच। कि हाँ ये साक्ष्य है, ये लेन देन, ये साक्ष्य, ये लेन देन। फिर इन प्राथमिक पुस्तकों से तैयार फाइनेंशियल स्टेटमेंट की चेकिंग की जाती है। यानी बेस कहां से उठाना है? साक्ष्यों से। साक्ष्यों से कहां पर गए? प्राइमरी बुक। प्राइमरी बुक से होते हुए फिर कहां पहुंचे? वित्तीय विवरण। और फिर वित्तीय विवरणों के सही एवं उचित होने के संबंध में क्या दी जाती है? राय। दिस इज कॉल्ड ऑडिटिंग। तो ऑडिटिंग में क्या किया जाता है? ये एक आलोचनात्मक जांच है जिसमें स्वतंत्र पेशेवर विशेषज्ञ व्यक्ति द्वारा लेखा पुस्तकों में दर्ज लेन देनों को साक्ष्यों और सबूतों के आधार पर जांचा जाता है और इनसे तैयार किए गए वित्तीय विवरणों के संबंध में सही एवं उचित होने के बारे में क्या दी जाती है? राय। ऑडिटिंग शब्द का जो जन्म है वो लैटिन भाषा के एक शब्द से हुआ है। किससे हुआ है? लैटिन भाषा के शब्द से हुआ है जिसका नाम है ओडीरे। क्या नाम है? कई लोग ओडीरे बोलते हैं, कई लोग ओडियार बोलते हैं, जिसका मतलब होता है सुनना। जिसका मतलब क्या होता है? सुनना। हिंदी में बोलते हैं सुनना और इंग्लिश में बोलते हैं टू लिसन। तो स्टूडेंट्स इसको नोट करें। अंकेषण शब्द की उत्पत्ति, यस बिल्कुल बिल्कुल उसको भी करवाएंगे। आज नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, उसको एक बार और करवाएंगे। बिल्कुल वो बना लिए ना फॉर्मेट, बस उसके बाद 2 पेज छोड़ दीजिए, 2 पेज, और फिर लिखिए ऑडिटिंग। और लिखिए अंकेषण शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द लैटिन भाषा के शब्द
उडीरे से हुआ है। लैटिन भाषा के शब्द ओडीरे, इंग्लिश में ये रहा ओडीरे बोलते हैं, हिंदी में ओडियार भी बोलते हैं। लिख दिया, जिसका तात्पर्य है सुनना। जिसका तात्पर्य है सुनना। लिख लिया, अगली लाइन में लिखो। ऑडिटिंग का सामान्य अर्थ, ऑडिटिंग का सामान्य अर्थ हिसाब किताब की जांच करना है। हिसाब किताब की जांच करना है। ठीक है, अगली लाइन में लिखो परिभाषा। डेफिनेशन। तो बताइए ऑडिटिंग शब्द का जन्म किससे हुआ है, जिसका मतलब क्या है सुनना। सबसे पहले इसके अंदर लिखेंगे अंकेषण का तात्पर्य क्रिटिकल चेकिंग, आलोचनात्मक जांच से है। आलोचनात्मक जांच से है जिसमें स्वतंत्र एवं निष्पक्ष, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष पेशेवर व्यक्ति, इंडिपेंडेंट, अनबायस्ड, प्रोफेशनल, साक्ष्य एवं सबूतों के आधार पर, साक्ष्य एवं सबूतों के आधार पर एविडेंस के बेसिस पर, एविडेंस के बेसिस पर लेखा पुस्तकों में दर्ज लेन देनों की जांच करता है। में दर्ज लेन देनों की
जांच करता है और इनसे तैयार किए गए वित्तीय विवरणों के इनसे तैयार किए गए वित्तीय विवरणों के सही व उचित, ट्रू एंड फेयर होने अथवा न होने के संबंध में राय प्रकट करना है। होने अथवा न होने के संबंध में राय प्रकट करता है कि ये ट्रू एंड फेयर है या नहीं। ये है परिभाषा। तो आपकी डेफिनेशन में एक तो ये वर्ड आना चाहिए, बोलो कौन सा वर्ड। दूसरा ये वर्ड आना चाहिए, बोलो कौन सा। यदि स्वतंत्र नहीं होगा तो फिर ऑडिट का मतलब ही नहीं। तीसरा यहां पर ये वर्ड होना चाहिए और वो है वर्ड। चौथा ये है वर्ड और ये पांचवा वर्ड। बोलो यहां पर आलोचनात्मक जांच होती है, किसके द्वारा होती है, और इसका उद्देश्य क्या है, वित्तीय विवरणों के क्या होने के संबंध में क्या देना होता है, राय देना होता है। यानी एक स्वतंत्र और निष्पक्ष आदमी कहता है कि हाँ मैंने एक एक चीज चेक की है, मैं ये सर्टिफिकेट ये प्रमाण पत्र जारी करता हूं कि ये जो लाभ घोषित किया जा रहा है या जो बैलेंस शीट में जो असेट और लायबिलिटी बताई जा रही है वो एकदम फुल प्रूफ है, वो साक्ष्यों के बेसिस पर तैयार की गई है। वरना लोगों को कैसे मालूम पड़ेगा कि इसने वास्तव में कोई फिक्स्ड एसेट खरीदी है या नहीं खरीदी है। लोगों को कैसे मालूम चलेगा कि ये समय पर कर्जा चुका रहा है कि नहीं चुका रहा है। लोगों को कैसे मालूम चलेगा कि इसके द्वारा जो घोषित लाभ है वो विंडो ड्रेसिंग से प्रेरित नहीं है या है, कैसे पता चले। तो एक आदमी चाहिए जो कैसा हो, स्वतंत्र हो। वो इनकी खातों की क्या करेगा, जांच करेगा और जांच करने के बाद में फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ट्रू एंड फेयर होने के संबंध में क्या देगा, राय। बस यही काम क्या कहलाता है, ऑडिट। क्या कहलाता है। अब बात आती है क्या ऑडिटिंग सबके लिए जरूरी है। तो बच्चों जो ऑडिटिंग है वो सबके लिए जरूरी है, चाहे आप लाभ कमा रहे हो चाहे लाभ न कमा रहे हो, चाहे आप प्रॉफिट हो चाहे प्रॉफिट ना हो, सभी संस्थाओं के लिए जरूरी है। लेकिन वर्तमान में ऑडिटिंग कंपनियों के लिए तो अनिवार्य कर दी गई है। क्या कर दी गई है, यानी आपकी इच्छा नहीं है कि आप करवाओगे नहीं करवाओगे, आपको करवाना पड़ेगा। चाहे पूरे साल भर कंपनी के ताले लगे हुए हो, एक रुपए भी न तो अंदर गया हो न एक रुपए बाहर गया हो, तो भी उसे कंपलसरी क्या करवानी पड़ेगी, ऑडिट करवानी होगी। कोरोना पेंडेमिक में कई ऐसी कंपनियां थी जिनमें एक रुपए भी इधर से उधर नहीं हिला, लेकिन फिर भी अनिवार्य रूप से क्या करवानी पड़ी, ऑडिटिंग। तो सर ऑडिटिंग किसके द्वारा की जाती है, तो कंपनी ऑडिट में अनिवार्य रूप से क्या चाहिए, सीए चाहिए। क्या चाहिए, तो सर वो कहां से सीए ढूंढते हैं, क्या उनको आपकी शक्ल देखते हुए मालूम चल जाता है कि इस सीए से करवानी है या नहीं करवानी। तो बच्चों ये उस कंपनी के सदस्यों के ऊपर डिपेंड है कि वो किसका रेफरेंस लेते हैं। वो किसी भी इंडिपेंडेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट से कॉन्टेक्ट करके और उसे ऑडिटर अपॉइंट कर सकते हैं। तो कंपनियों में ये अनिवार्य है। बाकी हर एक एक्ट में इसकी लिमिट दे रखी है, जैसे इनकम टैक्स एक्ट में ये बोल रखा है कि आपका टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा हो तो आपको ऑडिट करवानी पड़ेगी। ऐसे कॉस्ट ऑडिट होती है, ऐसे कंपनी सेक्रेटरी ऑडिट होती है, 50 प्रकार की ऑडिट होती है जिनमें उनके बायलॉज हैं
कि यदि आप ये काम कर रहे हो तो आपको ये ऑडिट करवानी पड़ेगी। उसमें जरूरी नहीं है कि हर ऑडिट में चार्टर्ड अकाउंटेंट ही ऑडिटर हो, कुछ ऑडिट में कंपनी सेक्रेटरी भी ऑडिटर होता है, कुछ ऑडिट में सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट सीए में भी ऑडिटर होता है, कुछ ऑडिट में संस्था के अंदर काम कर रहा व्यक्ति भी ऑडिटर हो सकता है। लेकिन कंपनी की दशा में जो कंपनी ऑडिट करवाई जाती है उसमें अनिवार्य रूप से क्या होना जरूरी है, सीए होना जरूरी है। वो भी कैसा सीए, इंडिपेंडेंट। लिखो बच्चों स्टार लगा के। ऑडिटिंग या हिंदी में अंकेक्षण लाभ कमाने वाली संस्था लाभ कमाने वाली संस्था अथवा गैर लाभकारी संस्था सभी में करवाना अनिवार्य है। सभी में करवाना अनिवार्य है। बताओ क्या बोला मैंने? ऑडिटिंग लाभ कमाने वाली संस्था अथवा गैर लाभकारी संस्था सभी में क्या है, अनिवार्य है। ब्रैकेट में लिख दो। चलो इसमें एक लाइन छोड़ दो आप, अगली लाइन में लिखो, लाइन छोड़ देना एक। जे आर बॉटली बॉय के अनुसार, जे आर बाटली बॉय के अनुसार अंकेक्षण एक आलोचनात्मक जांच है। अंकेक्षण एक क्या है, आलोचनात्मक जांच है, क्रिटिकल चेकिंग है। क्रिटिकल चेकिंग। नेक्स्ट नंबर 2 लिखेंगे, लॉरेंस आर डिक्सी के अनुसार, लॉरेंस आर डिक्सी के अनुसार अंकेक्षण हिसाब किताब के लेखों की जांच है। हिसाब किताब के लेखों की जांच है। हिसाब किताब के लेखों की जांच। नेक्स्ट, हिसाब किताब के लेखों की जांच है, इसका मतलब होता है इट इज द चेकिंग ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। देखेंगे लंका स्टार के अनुसार, लंका स्टार के अनुसार
अंकेषण, जांच, चेकिंग, प्रमाणन, वाउचिंग, सत्यापन, वेरिफिकेशन। चेकिंग, वाउचिंग, वेरिफिकेशन की सम्मिलित प्रक्रिया है, की सम्मिलित प्रक्रिया है। यस। तो मुझे बताओ, सभी के अंदर जो एक चीज निकल के आ रही है वो ये है कि ऑडिटिंग के अंदर लेखा पुस्तकों की क्या की जाती है, जांच की जाती है, और उनके बारे में क्या दी जाती है, राय दी जाती है। क्या दी जाती है, राय। तो कोई आपसे बोले ऑडिटिंग की परिभाषा क्या है, तो आप बोलोगे ऑडिटिंग जो है वो एक क्रिटिकल चेकिंग। कौन सी चेकिंग है, इसमें साक्ष्यों और सबूतों के आधार पर, इसके आधार पर लेखा पुस्तकों में दर्ज लेन देनों की क्या जांची जाती है, सत्यता और शुद्धता, और इनसे तैयार किए गए वित्तीय विवरणों के बारे में क्या दी जाती है, राय। बताओ, इसे हम क्या बोलते हैं, ऑडिटिंग। क्या बोलते हैं। तो इसमें जो जांच का काम होता है, सबसे पहले तो वो जांच का काम क्या होता है, स्वतंत्र। क्या होता है, स्वतंत्र का मतलब क्या, इंडिपेंडेंट। दूसरा क्या होता है, साक्ष्य और सबूतों के आधार, और इसका उद्देश्य होता है राय व्यक्त करना। क्या व्यक्त करना, अगली लाइन में लिखो आप, उद्देश्य। उद्देश्य, उद्देश्य में लिखो प्रमुख उद्देश्य, मेन ऑब्जेक्टिव। प्रमुख उद्देश्य, प्रमुख उद्देश्य है वित्तीय विवरणों के, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के सही एवं उचित होने के संबंध में राय प्रकट करना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के सही व उचित होने के संबंध में राय प्रकट करना। वित्तीय विवरणों के सही एवं उचित होने के संबंध में राय प्रकट करना। ये मेन उद्देश्य, टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन रिगार्डिंग ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये ट्रू एंड फेयर है या नहीं। फिर लिखोगे अन्य उद्देश्य, अदर ऑब्जेक्टिव। अन्य उद्देश्य में सुन लो, इसके अन्य उद्देश्यों में एरर एंड फ्रॉड को प्रिवेंट करना, एरर एंड फ्रॉड को डिटेक्ट करना, अशुद्धि और कपट को रोकना, और अशुद्धि और कपट को पकड़ना। क्या फर्क है रोकना और पकड़ना, रोकना और पकड़ना में क्या फर्क है। रोकना में रुक जाता है, पकड़ना में पकड़ में आ जाता है। देखो यही फर्क है, एक तो होता है चौकीदार और एक होता है पुलिस।
चौकीदार चोर को पकड़ता है या रोकता है? पुलिस चोर को, वेरी गुड, ये पढ़। चौकीदार चोर को चोरी होने से रोकता है, चोरी ही नहीं होने देता। और जो पुलिस वाला है वो चोटे को, ये दोनों में क्या है, फर्क। तो बच्चों अंकेक्षण के अन्य उद्देश्य में है एरर एंड फ्रॉड को प्रिवेंट करना और एरर एंड फ्रॉड को डिटेक्ट करना। सर बस यही है क्या? नहीं, इसके अलावा भी अदर भी है। जैसे कर्मचारियों पर नैतिक दबाव, क्या वर्ड बोला मैंने? जो मॉरल प्रेशर होता है, इससे एम्प्लॉइज पर कि उन्हें मालूम होता है कि हमारे काम की क्या होगी, चेकिंग, तो वो थोड़े से किस में रहते हैं, प्रेशर में। और काम किससे करते हैं, ढंग से करते हैं, वरना कौन करेगा काम ढंग से? भाई यदि एक बच्चे को कह दिया जाए कि तो ऑटोमेटिक 1 साल बाद प्रमोट हो जाएगा और अगली कक्षा में पहुंच जाएगा, कोई पढ़ाई करेगा? है? बिल्कुल ही पढ़ाई नहीं करेगा। और रही सही कसर अपनी सरकार पूरा कर, सरकार ने कह दिया कि अब कितने साल से छोटे बच्चे, 16 साल से छोटे बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम ट्यूशंस के लिए मना कर दिया। अब मुझे बताओ कि आज जो बढ़िया IITians या डॉक्टर्स निकल रहे हैं, भाई ये ट्यूशन सेंटर क्यों डेवलप हुए? क्योंकि स्कूलों में ढंग से नहीं पढ़ाया गया। जब स्कूलों के अंदर ही बेस्ट पढ़ाई हो जाए तो फिर ये ट्यूशन सेंटर क्यों डेवलप? भाई 11th-12th में आप लोगों की कस की अच्छी तरह से पढ़ाई हो जाती है, ढंग से हो जाती है, तो यहाँ पर आने की जरूरत पड़ती है? बिल्कुल ही नहीं पड़ती। तो जड़ तो सुधारेंगे नहीं, बस ये ऊपर जो उग रहा है उसके ऊपर डंडे लाठी बाटे में सारे। आप स्कूलों को तो बस फीस रिकवरी इंस्टीट्यूट बना रखा, किताब यहाँ से, स्कूल यूनिफॉर्म यहाँ से, ठीक है, यूनिफॉर्म पहन के आना, कॉपी भी यहीं की होगी, पढ़ाई के लिए तो बाहर है, बस यहाँ पर क्या जमा कराते हैं, प्राइवेट की बात है। और गवर्नमेंट को आप भी जानते हो, भगवान वाली को है? तो बस उसको मारो। क्यों? क्योंकि कब बच्चों के ऊपर प्रेशर क्या आ रहा है, ज्यादा प्रेशर क्या ज्यादा आ रहा है? इंटरनेट उनको फ्री कर रखा है, रात दिन तो डोरेमोन देखते। अभी एक रिपोर्ट आई थी जिसमें ये आया था कि सरकारी स्कूल में जो 14 साल के बच्चे हैं उनको 10 तक की टेबल याद नहीं, 14 साल के बच्चों को 10वीं तक की टेबल याद नहीं। अब आप सोचो, ये फिर कहते हैं एम्प्लॉयमेंट कहाँ है, कुछ सिर्फ और सिर्फ बड़े हो रहे हैं फिजिकली, मेंटली तो दिमाग में कुछ है ही नहीं। और प्रभावित फेसबुक या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ऐसे जोश में आ जाएंगे कि पूछो मत, तो यही है चल रहा। तो बात ऐसी है कि जो हर चीज है उसके फायदे भी है और उसके क्या है, नुकसान भी है, बट आपको उसका सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए। अरे मुझे आप ये बताओ कि वो नहीं करे तो पेरेंट्स क्या करें, ये बताओ क्या करें? चलो मैं तो ये कहता हूँ ट्यूशंस बंद कर देते हैं, इनकी भी क्यों, आगे भी बंद कर दो, किसी की भी मत रखो। फिर क्या हो, ये बताओ। आप तो इसको छोड़ो 16, आप तो ये कह दो बिल्कुल बंद, कोई पढ़ाएगा तो तुरंत गोली मार दी जाएगी बच्चे को और मास्टर को, दोनों को फायर शूट एंड साइड के ऑर्डर जैसे बाकी। फिर क्या होगा, मुझे बताओ। मेरे बच्चे हैं वो दोनों के दोनों जो है वो ट्यूशन जाते हैं, जाएंगे तो क्या करेंगे, इतनी स्कूल एजुकेशन। तो बच्चों ये जो ऑडिटिंग है ये प्रेशर रखता है, मैं तो एग्जाम ही क्यों लेते हो, तो प्रेशर खत्म करो, सबको IIT में वो दे दो, प्रेशर वैसे खत्म हो जाए, सबको IIT में जॉब वो दे दो, और सबको ये बोल दो कि जो ही तू बड़ा होगा सबको हम नौकरी देंगे और 1 लाख पर तनखा देंगे। देखो प्रेशर कैसे गायब होता है। नो, दिस इज नॉट द सॉल्यूशन। बंद करना किसी भी चीज का कोई सॉल्यूशन नहीं।
ये सिर्फ और सिर्फ क्या है कि जैसे कहते हैं ना, मैंने तो नहीं किया ना, देखो ये हाथ धो लिया। खैर जी, तो इससे मॉरल प्रेशर रहता है ताकि आदमी क्या नहीं कर पाता, अपराध नहीं कर पाता। इसके अलावा वैधानिक अनुशीलन, कई एक्ट में लिखा हुआ है ऑडिटिंग करनी पड़ेगी, इस कारण से भी ऑडिटिंग की जाती है। तो स्टूडेंट्स इसमें अन्य में लिख लो आप, अशुद्धि एवं कपट को रोकना। अशुद्धि एवं कपट को रोकना, टू प्रिवेंट एरर एंड फ्रॉड। अशुद्धि व कपट को रोकना। दूसरा देखो, अशुद्धि व कपट को पकड़ना, टू डिटेक्ट एरर एंड फ्रॉड। तीसरा लिखो, कर्मचारियों पर नैतिक दबाव, moral pressure on employee। नंबर 4, वैधानिक अनुशीलन, स्टैच्यूटरी कंप्लायंस। बताइए ऑब्जेक्टिव क्या है? वैधानिक अनुशीलन, बस इसका मतलब क्या होता है कि कानून में लिख रखा है कि क्या करवानी पड़ेगी, ऑडिटिंग। अब करना पड़ेगी। कानून में लिख रखा है कि आपकी 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का टर्नओवर है तो आपको इनकम टैक्स ऑडिट करानी पड़ेगी, वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा, ताकि चार्टर्ड अकाउंटेंट ये बोल सके कि हाँ जी मैंने देखा है और इसने 1 करोड़ की विक्रय पर सही सही प्रॉफिट निकाला है और सही सही क्या जमा कराया है। दिस इज कॉल्ड स्टैच्यूटरी कंप्लायंस। कानून ने कहा है कि आपका टर्नओवर इतने से ज्यादा हो, आपका विक्रय इतने से ज्यादा हो, तो आपको ये ऑडिट करवानी पड़ेगी। कानून ने कहा है कि आपने कंपनी फॉर्मेट में बिजनेस कर रहे हो तो आपको ऑडिट करवानी पड़ेगी। तो कुछ कानून के अंदर भी लॉ दे रखे हैं जहां पर ऑडिट की बात कही गई, जैसे इंटरनल ऑडिट कहां पर होती है, सेक्रेटरियल ऑडिट कहां पर होती है, कॉस्ट ऑडिट कहां पर होती है, एनवायरमेंटल ऑडिट कहां पर होती है, कंपनी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिट कहां पर होती है, सोशल ऑडिट कहां पर होती है, एफिशिएंसी ऑडिट कहां पर होती है, मैनेजमेंट ऑडिट कहां पर होती है। हर जगह अलग अलग लॉज एंड बाइज दिए गए हैं कि यहाँ पर ये क्राइटेरिया पूरा हो जाए तो आपको ऑडिट करानी पड़ेगी। यहाँ पर ऑडिटर की क्वालिफिकेशन क्या होगी, कितने दिन में ऑडिटर अपनी ऑडिट निपटाएगा, ऑडिटर का वर्क स्कोप क्या होगा, ऑडिटर को किसको रिपोर्ट करना होगा, ये सब कुछ कहाँ पर लिखा रहता है, लॉ में लिखा रहता है कि इसके लिए ये क्वालिफिकेशन, इसके लिए ये क्वालिफिकेशन, इसको अपॉइंटिंग करने वाला ये, इसको अपॉइंटिंग करने वाला वे, और अकॉर्डिंगली वे ऑडिट का काम। बच्चों ऑडिटिंग का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, सही एवं उचित के बारे में राय प्रकट करना। और अन्य ऑब्जेक्टिव क्या है, अशुद्धि और रोकना पकड़ना, कर्मचारियों पर मॉरल प्रेशर, और क्या बताया। ठीक है, तो यहां तक आप पढ़ना, आगे का कल देखेंगे।